राइटिंग इश्क का जुनून। चैप्टर 28 नजरे। 2 दिन बाद राठौड़ मिशन आज रोशनी से जगमगा रहा था। आज आराध्या की रिंग सेरेमनी थी। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और परिवार के करीबी मेहमान मौजूद थे। ऊपर आराध्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इरा उसकी मदद कर रही थी। आराध्या अचानक अलमारी से एक लाल रंग की डिजाइनर साड़ी और उसके साथ रखा ब्लाउज निकाल लाई। भाभी, आज आप यही पहनेंगी? इरा ने ब्लाउज देखकर झिझकते हुए कहा। आराध्या, ये मेरे लिए थोड़ा अलग है। आराध्या मुस्कुराई। भाभी, आप जैसी सहज हो वैसा ही पहनिए। अगर इसमें असहज लग रहा है तो हम दूसरा चुन लेते हैं। इरा ने राहत की सांस ली। तभी युवान की मां अंदर आईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम जिस कपड़े में सहज महसूस करो वही पहनना। इरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसने लाल सिल्क की साड़ी के साथ एक सलीकेदार ब्लाउज चुना। उसकी सादगी और शालीनता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीचे मेहमान आने शुरू हो चुके थे। उसी समय अयान भी अपने परिवार के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उसने दूर से इरा को देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजर वहीं ठहर गई। यह बात दूर खड़े युवान से छिपी नहीं। युवान का चेहरा सख्त हो गया। कबीर ने धीरे से विवान से कहा, अब तू देख, भाई की खामोशी तूफान बनने वाली है। रिंग सेरेमनी शुरू हुई। आराध्या और उसके होने वाले मंगेतर ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इरा भी मुस्कुराकर आराध्या के लिए खुश थी। इसी बीच अयान उसके पास आया। मिसेज राठौड़, आज का आयोजन बहुत सुंदर है। इरा ने शिष्टता से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उसी पल युवान उनके पास आ गया। उसने अयान की तरफ सीधे देखा। मिस्टर मेहरा, मेहमानों का ध्यान मंच पर है। उम्मीद है आपका भी वहीं रहेगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जरूर मिस्टर राठौड़। वह वहां से चला गया। इरा ने युवान की तरफ देखा। युवान ने कोई बात नहीं की, बस एक पल उसे देखा, फिर मंच की ओर बढ़ गया। लेकिन उसके चेहरे का ठंडा गुस्सा इरा साफ पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवान की नाराजगी की वजह अयान था या कुछ और। रात अभी लंबी थी और उनके बीच की दूरी भी। चैप्टर 29 गलतफहमी। रिंग सेरेमनी अपने पूरे शबाब पर थी। अंदर संगीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। इरा को युवान की मां ने कहा, बेटी, जरा बगीचे से फूलों की सजावट देख आओ। जी मम्मी जी। इरा अकेले ही होटल के शांत गार्डन की ओर चली गई। रात की ठंडी हवा चल रही थी। वह फूलों की सजावट देख ही रही थी कि पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। मिसेज राठौड़। इरा पलटी। सामने अयान खड़ा था। इरा ने शिष्टता से कहा, जी कहिए। अयान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, एक बात पूछूं? जी। क्या आप इस शादी से खुश हैं? इरा का चेहरा गंभीर हो गया। यह मेरा निजी विषय है। मुझे अंदर जाना है। वह आगे बढ़ने लगी। अयान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बस 2 मिनट। इरा की आवाज अब सख्त हो गई।
रास्ता छोड़िए, अयान ने मुस्कुराकर कहा। इतनी भी क्या जल्दी है? इरा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। मिस्टर अयान, मैंने विनम्रता से कहा था। अब साफ सुन लीजिए, मुझसे इस तरह बात करना बंद कीजिए और मुझसे दूरी बनाए रखिए। वह फिर आगे बढ़ी। अयान ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और उसके हाथ को पकड़ लिया। सिर्फ मेरी बात। इरा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ छोड़िए। अभी। उसी पल एक भारी आवाज गूंजी। अयान। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। युवान वहां खड़ा था। उसकी हरी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी सतर्क हो गए। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। अयान ने तुरंत इरा का हाथ छोड़ दिया। युवान की नजर पहले अयान पर गई, फिर एक पल के लिए इरा पर। लेकिन उसने जो दृश्य देखा था, उससे उसके मन में गलतफहमी पैदा हो चुकी थी। उसे लगा दोनों अकेले में बात कर रहे थे। उसने बिना आवाज ऊंची किए अयान से कहा, मेरी पत्नी से दूर रहो। अयान कुछ कहना चाहता था। मिस्टर राठौड़, बात वैसी नहीं है। युवान ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। मैं दूसरी बार चेतावनी नहीं देता। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अयान चुपचाप वहां से चला गया। गार्डन में अब सिर्फ युवान और इरा थे। इरा ने जल्दी से कहा, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने। युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अंदर चलो। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। इरा ने फिर समझाने की कोशिश की, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन युवान बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। इरा की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने पहली बार उसकी रक्षा की, उसी ने उसकी बात सुने बिना फैसला भी कर लिया। दूर खड़ा अयान हल्की सी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि युवान और इरा के बीच दूरी बढ़ाना शायद उससे भी आसान होगा जितना उसने सोचा था। चैप्टर 30 खामोश दीवार। रिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। मेहमान एक एक करके विदा होने लगे। पूरे समय युवान ने इरा से एक शब्द भी नहीं कहा। न उसकी तरफ देखा, न उसके पास गया। इरा कई बार उसके करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वह किसी न किसी से बात करने लगता या वहां से चला जाता। उसका दिल बेचैन हो उठा। रात। राठौड़ मेंशन। कमरे का दरवाजा खुला। युवान अंदर आया। उसने अपना कोट उतारा और कुर्सी पर रख दिया। इरा हिम्मत करके उसके सामने आ गई। मुझे आपसे बात करनी है। युवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अलमारी खोलकर अपनी फाइलें निकालने लगा। इरा ने फिर कहा, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। युवान इस बार उसकी तरफ मुड़ा। उसकी हरी आंखों में गुस्सा अब भी साफ दिखाई दे रहा था। क्या सुनूं? इरा कुछ पल चुप रही। फिर बोली, मैं वहां अकेली गई थी। अयान खुद मेरे पास आया था। मैंने उसे साफ मना किया और उससे दूर रहने को भी कहा। युवान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर तुम वहां रुकी क्यों? मैं जाने ही वाली थी। उसने रास्ता रोक लिया था और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। युवान की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों का गुस्सा और गहरा हो गया। लेकिन इस बार वह गुस्सा इरा पर नहीं था। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। इरा ने धीरे से सिर हिलाया।
जी। युवान ने कुछ नहीं कहा। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने इंटरकॉम उठाया। रोहन। जी सर। अयान मेहरा के बारे में पूरी जानकारी 1 घंटे में मेरी टेबल पर चाहिए। और आज रात के बाद वह बिना मेरी अनुमति के किसी भी राठौड़ फैमिली इवेंट में नजर नहीं आना चाहिए। जी सर। इरा समझ गई। युवान अब भी गुस्से में था। उसने धीरे से कहा, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? युवान ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मैंने तुम पर विश्वास किया है, लेकिन मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी पत्नी की मर्यादा का अनादर किया। यह सुनकर इरा पहली बार चौंकी। मेरी पत्नी। युवान ने पहली बार उसके लिए यह शब्द इतने अधिकार से कहा था। वह कुछ और कहती, उससे पहले ही युवान ने फाइल उठाई। आराम करो, मुझे काम है। वह स्टडी रूम की तरफ चला गया। इरा उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुस्से के पीछे उसे पहली बार युवान की चिंता की एक झलक दिखाई दी। उधर स्टडी रूम में युवान ने अपनी टाई ढीली की। उसकी नजर मेज पर रखी अयान की फोटो पर पड़ी, जो अभी अभी सुरक्षा टीम भेज कर गई थी। उसने फोटो उठाई और धीमे स्वर में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। राठौड़ की पत्नी तक पहुंचने की कोशिश। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इश्क का जुनून। चैप्टर 31 आखिरी चेतावनी। अगली रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक आलीशान फार्म हाउस। अयान बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था। युवान की ठंडी हरी आंखें। तभी बाहर अचानक कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। अयान खिड़की की तरफ भागा। पूरा फार्म हाउस काली एसयूवी से घिर चुका था। राठौड़ सिक्योरिटी। उसकी धड़कन तेज हो गई। मुख्य दरवाजा खुला। धीरे धीरे युवान अंदर आया। काला सूट, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। अयान ने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर राठौड़, आप। युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दी थी, मेरी पत्नी से दूर रहो। अयान बोला, आप गलत समझ रहे हैं। युवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती उस समय हुई जब तुमने उसका रास्ता रोका। कमरे में खड़े युवान के लोग एक कदम आगे बढ़े। अयान ने घबराकर पीछे हटना शुरू किया। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। युवान की आवाज पहले जैसी ही शांत थी। अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उसने अपने दाहिने हाथ रोहन की तरफ देखा। मिस्टर अयान मेहरा, आज के बाद इस शहर छोड़ देंगे। उनकी सारी व्यावसायिक साझेदारियां खत्म कर दो। हर कंपनी को सूचना भेजो। राठौड़ ग्रुप का कोई भी व्यक्ति इनके साथ काम नहीं करेगा। जी बॉस। अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। आप मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। युवान उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच बस एक कदम का फासला था। उसने धीमे लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा, जिंदगी मैंने नहीं, तुमने खुद बर्बाद की है। जिस दिन तुमने मेरी पत्नी की मर्यादा लांघने की कोशिश की। युवान मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर बिना पीछे देखे बोला, अगर यह आदमी फिर कभी इरा के आसपास भी दिखाई दिया तो अगली बार कोई चेतावनी नहीं होगी। इतना कहकर वह बाहर चला गया।
कुछ ही घंटों में अयान का नाम बड़े बिजनेस सर्किल से गायब होने लगा। उसकी कंपनियों ने उससे दूरी बना ली। उसके फोन बजना बंद हो गए। उसे समझ आ गया, उसने दुश्मनी किसी आम आदमी से नहीं, बल्कि युवान राठौड़ से मोल ली थी। उधर राठौड़ मेंशन में इरा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह बस इतना सोच रही थी कि आज युवान फिर देर रात तक घर क्यों नहीं लौटा। इश्क का जुनून, चैप्टर 33, पीहू का पहला कांड। सुबह एक ऑटो राठौड़ मेंशन के बाहर आकर रुका। ऑटो वाला बोला, बिटिया 185 रुपए हुए। ऑटो से एक नन्ही सी चुलबुली लड़की उतरी। कंधे पर पुराना बैग, हाथ में छोटा सा पर्स और चेहरे पर शरारती मुस्कान। उसने पर्स खोला। उसमें से नोट, सिक्के, मुड़े हुए 10-10 के नोट सब बाहर निकालकर जमीन पर गिनने लगी। 100, 150, 180, 185। उसने पैसे दिए। फिर बोली, भैया पूरे गिन लेना। ऑटो वाला हंस पड़ा। अरे बिटिया 5 रुपए ज्यादा दे दिए। पीहू की आंखें गोल हो गईं। क्या 5 रुपए? उसने बिजली की फुर्ती से 5 का सिक्का वापस उठा लिया। 5 रुपए में 2 टॉफी आती हैं। ऑटो वाला हंसते हंसते बोला, इतना हिसाब? पीहू ने गर्व से कहा, मैं अनाथ हूं भैया, मेरे लिए एक एक रुपया भी करोड़ों जैसा है। इतना कहकर उसने बैग उठाया। सामने नजर गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, ये घर है या पूरा जिला? उसी समय इरा बालकनी में आई। जैसे ही उसकी नजर पीहू पर पड़ी, पीहू, इरा दौड़ती हुई नीचे आई। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। पीहू बोली, अब रोना मत शुरू कर देना, तेरे आंसू देखकर मेरी नाक बहने लगती है। इरा हंस पड़ी, तू पागल है? हाँ, लेकिन तेरी पागल हूं। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं। उसी समय एक काली रोल्स रॉयस पोर्टिको में आकर रुकी। 4 बॉडीगार्ड उतरे। फिर युवान, काला सूट, ठंडी हरी आंखें, चेहरे पर वही रौब। पीहू की हंसी 1 सेकंड में गायब। वह धीरे धीरे इरा के पीछे छिप गई। धीरे से फुसफुसाई, इरा, यही है तेरा माफिया पति? इरा ने कोहनी मारी। चुप। युवान उनकी तरफ बढ़ा। उसने एक नजर पीहू पर डाली। कौन? इरा बोली, मेरी बचपन की दोस्त पीहू। पीहू ने घबराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। युवान ने बस हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चला गया। जैसे ही वह ओझल हुआ, पीहू ने जोर से सांस छोड़ी। हे भगवान, ये आदमी इनकम टैक्स की रेट ज्यादा लगता है। इरा हंसी रोकते रोकते दोहरी हो गई। पीहू फिर बोली, जब उसने मुझे देखा ना, मुझे लगा कहीं मेरा ऑटो का 185 रुपए का बिल भी न पूछ ले। पूरे पोर्टिको में आराध्या और युवान की मां की हंसी गूंज उठी। युवान ऊपर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक पल के लिए रुका। पीछे मुड़कर उसने देखा, इरा कई दिनों बाद दिल खोलकर हंस रही थी। उसकी नजर कुछ पल वहीं ठहर गई। फिर वह बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इश्क का जुनून, चैप्टर 34, कंजूस नंबर 1। दोपहर। इरा ने पीहू का हाथ पकड़ रखा था। चल, पूरा मेंशन दिखाती हूं।
पीहू की आंखें तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कभी छत, कभी झूमर, कभी दीवारों पर लगी करोड़ों की पेंटिंग। वह हर 2 मिनट में बस एक ही बात बोल रही थी, हे भगवान, इतना पैसा। अचानक उसकी नजर एक फूलदान पर पड़ी। उसने धीरे से उंगली लगाई। ये असली है क्या? इरा मुस्कुराई। हाँ, इटली से आया है। पीहू ने तुरंत दोनों हाथ पीछे कर लिए। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कहीं टूट गया तो मुझे अपनी दोनों किडनियां बेचनी पड़ जाएंगी। इरा हंसते हंसते दोहरी हो गई। दोनों आगे बढ़ी। एक नौकर चांदी की ट्रे में जूस लेकर जा रहा था। पीहू ने उसे रोक लिया। भैया, एक बात पूछूं? नौकर मुस्कुरा दिया। जी मैडम। ये गिलास कितने का होगा? नौकर ने सहजता से कहा। लगभग 25,000 का है। क्या? पीहू 3 कदम पीछे हट गई। गिलास है या प्लॉट? नौकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इरा ने माथा पकड़ लिया। पीहू, धीरे बोल। पीहू फुसफुसाई। अगर ये मेरे हाथ से टूट गया तो मैं जिंदगी भर यही बर्तन मांजती रहूंगी। इतने में आराध्या भी वहां आ गई। क्या हुआ? इरा हंसते हुए बोली। इसे हर चीज की कीमत जाननी है। पीहू ने तुरंत कहा। अरे जानना जरूरी है। मैं एक एक पैसे का हिसाब रखती हूं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। आराध्या ने मजाक में पूछा। अगर तुझे करोड़ रुपए मिल जाए तो? पीहू ने बिना सोचे जवाब दिया। तो पहले बैंक में जमा करूंगी, फिर उसका ब्याज भी जोड़ूंगी। तीनों जोर से हंस पड़ी। शाम। इरा अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी। पीहू भी वहीं बैठी थी। अचानक उसने अलमारी में सजी हुई डिजाइनर साड़ियों की लंबी कतार देखी। उसकी आंखें गोल हो गईं। इरा, तू एक दिन में कितनी साड़ियां पहनती है? इरा हंसकर बोली। एक ही। पीहू ने तुरंत कहा। बाकी मुझे दे दे। मैं बेचकर पूरी कॉलोनी को समोसे खिला दूं। इरा तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। युवान अंदर आया। एक पल में पीहू की हंसी गायब। वह सीधी होकर खड़ी हो गई। न नमस्ते। युवान ने दोनों को देखा। फिर उसकी नजर इरा पर ठहर गई। कई दिनों बाद वह उसे इतने हल्के और बेफिक्र अंदाज में हंसते हुए देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस शांत चेहरे के साथ अपनी स्टडी टेबल की ओर बढ़ गया। पीहू ने धीरे से इरा के कान में फुसफुसाया। तेरा पति कमरे में आते ही मुझे लगता है हवा भी सलाम करके चलती होगी। इरा ने होंठ दबाकर हंसी रोक ली। लेकिन दूर खड़ा युवान उन दोनों की धीमी धीमी हंसी सुन चुका था। इश्क का जुनून। चैप्टर 35। प्यार की पहली क्लास। रात। युवान अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। इरा और पीहू कमरे के दूसरे हिस्से में बैठी थीं। पीहू ने धीरे से फुसफुसाया। इरा, तेरा पति हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? इरा ने भी धीरे से जवाब दिया। हाँ, कम बोलते हैं और ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। पीहू ने गर्दन निकालकर स्टडी रूम की तरफ झांका। युवान लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। पीहू तुरंत पीछे हट गई। न, नहीं, मैं इतनी दूर से ही ठीक हूं। इरा हंस पड़ी।
तू तो कह रही थी किसी से नहीं डरती। पीहू ने मुंह बनाया। मैं भूत से नहीं डरती, लेकिन तेरे पति की हरी हरी आंखों से बहुत डरती हूं। दोनों फिर हंसने लगीं। कुछ देर बाद पीहू ने इरा को गौर से देखा। एक बात पूछूं? पूछ। तूने कभी इनके लिए अपने हाथ से कॉफी बनाई? इरा ने सिर हिलाया। रोज बनाती हूं। अच्छा, कभी इनके सामने बैठकर बात की? नहीं, ये काम में रहते हैं। कभी इनकी पसंद पूछी? नहीं। पीहू ने माथा पीट लिया। हे भगवान, तुम दोनों पति पत्नी हो या पीजी में रहने वाले दो किराएदार? इरा हंसी रोकने लगी। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मैं डर जाती हूं। इरा की आवाज धीमी पड़ गई। इनके सामने शब्द ही नहीं निकलते। पीहू का चेहरा नरम हो गया। उसने इरा का हाथ पकड़ लिया। सुन, प्यार हमेशा बड़े बड़े शब्दों से नहीं होता। कभी कभी एक मुस्कान, एक कप कॉफी या किसी का इंतजार करना भी बहुत होता है। इरा चुपचाप सुनती रही। और एक बात, तू खुद को बदल मत। जिस दिन तेरा पति तुझे सच में समझ जाएगा, उसे यही सीधी सादी इरा सबसे ज्यादा पसंद आएगी। इरा मुस्कुरा दी। तुझे ये सब कैसे पता? पीहू ने सीना चौड़ा किया। मैंने 100 से ज्यादा रोमांटिक फिल्में देखी हैं। इरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय स्टडी रूम का दरवाजा खुला। युवान बाहर आया। दोनों तुरंत चुप हो गईं। पीहू इतनी जल्दी खड़ी हुई कि उसका पैर कालीन में उलझ गया। अरे, वह गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। युवान ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले पानी का गिलास उठाया। पीहू ने धीरे से इरा के कान में कहा, देखा, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे लगता है मैं डांट खा चुकी हूं। इरा की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर युवान ने अनजाने में उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजर इरा के मुस्कुराते चेहरे पर ठहर गई। फिर वह चुपचाप वापस अपने स्टडी रूम में चला गया। पीहू ने धीरे से फुसफुसाया, एक बात बताऊं? तेरा पति मुस्कुराता नहीं है, लेकिन तुझे हंसते हुए जरूर देखता है। इरा का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसे पहली बार लगा, शायद युवान की खामोशी में भी कुछ अनकहे एहसास छिपे हुए हैं। इश्क का जुनून, चैप्टर 36। दो नौकर ऊपर की मंजिल पर एक कमरा साफ कर रहे थे। नए पर्दे लगाए जा रहे थे। अलमारी सजा दी गई थी। खिड़की के पास छोटे छोटे सफेद फूलों के गमले रखे गए थे। पीहू ने हैरानी से पूछा, ये सब किसके लिए? युवान की मां मुस्कुराईं। तुम्हारे लिए बेटा। पीहू की आंखें फैल गईं। मेरे लिए? जी। अब तुम आराम से यहीं रहोगी। पीहू तुरंत दोनों हाथ हिलाने लगी। न, नहीं, नहीं आंटी, इतना बड़ा कमरा। मैं तो कहीं छोटा सा कमरा किराए पर ले लूंगी या हॉस्टल में रह लूंगी। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। युवान की मां उसके पास आईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, घर में मेहमान बोझ नहीं होते। पीहू धीरे से बोली, लेकिन मैं मेहमान भी कब तक रहूंगी? मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। मां ने मुस्कुराकर कहा, तो बना लेना। कुछ दिन यहां रहो। जिस दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी,
जिस दिन कमाने लगोगी उस दिन जहां मन करे वहां चली जाना, लेकिन तब तक यह कमरा तुम्हारा है। पीहू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से मां को गले लगा लिया। धन्यवाद। बहुत साल बाद किसी ने मेरे लिए कमरा तैयार कराया है। इरा मुस्कुरा रही थी। चल, अपना कमरा देख। दोनों अंदर गईं। कमरा बहुत सुंदर था। बड़ा सा बेड, बुकशेल्फ, बालकनी और एक छोटी सी स्टडी टेबल। पीहू ने कमरे को देखा, फिर बोली, इतना बड़ा कमरा, मैं इसमें खो जाऊंगी। इरा हंस पड़ी। तू सच में नहीं सुधरेगी। पीहू अलमारी खोलकर देखने लगी। अरे, इतनी बड़ी अलमारी! मेरे पूरे कपड़े तो एक बैग में आ जाते हैं। दोनों फिर हंसने लगीं। थोड़ी देर बाद पीहू नीचे आई। युवान की मां चाय पी रही थीं। पीहू कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर हिम्मत करके बोली, आंटी, एक बात कहूं? हाँ बेटा, मुझे नौकरी करनी है। मैं हमेशा आपके घर पर नहीं रहना चाहती। मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हूं। मां ने ध्यान से उसकी बात सुनी। क्या पढ़ाई की है तुमने? पीहू ने सब बताया। फिर मुस्कुराकर बोली, ज्यादा नहीं चाहिए। बस इतनी नौकरी मिल जाए कि किराया, खाना और महीने के आखिर में 500 रुपए बच जाएं। मां उसकी सादगी पर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं युवान से बात करूंगी। पीहू ने तुरंत सिर हिला दिया। न, नहीं, उनसे मत कहिए कि मुझे एहसान में नौकरी दे दें। अगर नौकरी मिले तो मेरी मेहनत पर मिले, वरना बिल्कुल मत दिलवाइए। युवान की मां ने गर्व से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान बहुत है। मुझे यह बात बहुत पसंद आई। उसी समय सीढ़ियों से उतरते हुए युवान ने उनकी आखिरी बात सुन ली। वह कुछ पल रुका। उसकी नजर पीहू पर गई, लेकिन बिना कुछ कहे वह चुपचाप बाहर निकल गया। पीहू ने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। उफ, ये कब आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इरा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसे क्या पता था, युवान ने पीहू की पूरी बात सुन ली थी। इश्क का जुनून, चैप्टर 37, पहला इंटरव्यू। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार मौजूद था। युवान हमेशा की तरह चुपचाप नाश्ता कर रहा था। पीहू दूर वाली कुर्सी पर बैठी थी। वह हर 2 सेकंड बाद चुपके से युवान को देखती, और जैसे ही युवान की नजर उसकी तरफ उठती, वह तुरंत अपनी प्लेट में देखने लगती। आराध्या ने यह सब देख लिया। वह हंसी रोकते हुए बोली, पीहू, तू भाई से इतना डरती क्यों है? पीहू ने धीरे से कहा, शश, मुझे अभी जिंदा रहना है। इरा के मुंह से हंसी निकल गई। युवान ने अखबार से नजर उठाकर इरा को देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजर इरा की मुस्कुराहट पर ठहर गई। फिर उसने अखबार वापस पढ़ना शुरू कर दिया। नाश्ता खत्म हुआ। युवान खड़ा हुआ। उसने अपना कोट पहना, फिर बिना किसी की तरफ देखे बोला, मां, पीहू की फाइल मैंने देख ली है। पीहू का चम्मच हाथ से छूटते छूटते बचा। युवान आगे बोला, अगर इसे नौकरी चाहिए तो आज 11 बजे कंपनी पहुंच जाए। एचआर नहीं, विहान इंटरव्यू लेगा। अगर योग्य होगी तो नौकरी मिल जाएगी, अगर नहीं तो नहीं। बस
इतना कहकर वह बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। पूरा हॉल कुछ सेकंड शांत रहा। फिर पीहू ने धीरे से इरा का हाथ पकड़ लिया। इरा, मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगी ना? आराध्या जोर से हंस पड़ी। अभी तो भाई गए हैं। पीहू ने लंबी सांस ली। हाँ, अब मेरी सांस वापस आ गई। इरा मुस्कुराई। तू तो कह रही थी कि मेहनत से नौकरी चाहिए। पीहू ने तुरंत गर्दन ऊंची कर ली। हाँ, इंटरव्यू दूंगी, लेकिन अगर तेरे पति सामने बैठ गए ना, तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगी। युवान की मां मुस्कुराई। इंटरव्यू विहान लेगा। पीहू ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम एक शेर से तो बच गई। आराध्या ने शरारत से कहा। विहान भी कम नहीं है। पीहू ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। कोई बात नहीं, उसे मैं संभाल लूंगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद राठौड़ ग्रुप के इंटरव्यू रूम में जिस इंसान से उसकी मुलाकात होने वाली है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द भी बनेगा, और शायद सबसे खास इंसान भी। चैप्टर 38 पहली टक्कर। अगली सुबह पीहू ने अपना सबसे अच्छा सूट पहना। पुराना था, लेकिन बिल्कुल साफ और करीने से इस्त्री किया हुआ। उसने आईने में खुद को देखा। चल पीहू, आज नौकरी लेकर ही वापस आना है। इरा ने मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं दीं। ऑल द बेस्ट, पीहू ने हंसते हुए कहा। अगर नौकरी मिल गई ना, तो सबसे पहले तुझे समोसे खिलाऊंगी, और अगर नहीं मिली तो तू मुझे खिलाना। दोनों हंस पड़ी। कुछ देर बाद राठौड़ ग्रुप का विशाल मुख्यालय। पीहू अंदर घुसी। चारों तरफ बड़े बड़े झूमर, मार्बल की चमक और सूट पहने लोग। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, यहां तो फर्श भी मेरे मोहल्ले से ज्यादा महंगा लग रहा है। वह रिसेप्शन ढूंढते हुए जल्दी जल्दी चल रही थी। उसी समय सामने से एक लंबा, हैंडसम युवक तेज कदमों से आ रहा था। धड़ाम, दोनों जोर से टकरा गए। पीहू का बैग नीचे गिर गया। उसमें से सिक्के, पेन, छोटी डायरी और टॉफियां पूरे फर्श पर बिखर गईं। अरे मेरी पूंजी! पीहू तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और सिक्के उठाने लगी। वह लड़का भी झुकने ही वाला था कि पीहू ने बिना उसकी तरफ देखे अपना बैग उसके हाथ में थमा दिया। जरा पकड़ना, भाग मत जाना, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। वह युवक कुछ सेकंड तक बैग को देखता रहा। फिर पीहू को उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस अंदाज में बैग पकड़ा दिया था। पीहू आराम से सिक्के गिन रही थी। 1, 2, 3। अचानक उसने घबराकर कहा, अरे, 5 रुपए का सिक्का कहाँ गया? वह घबराकर इधर-उधर देखने लगी। युवक ने चुपचाप अपने जूते के पास पड़ा सिक्का उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पीहू की आंखें चमक उठीं। थैंक यू। ये 5 रुपए बहुत कीमती हैं। उसने सिक्का लेकर तुरंत पर्स में रख लिया। फिर पहली बार उसने उस युवक का चेहरा गौर से देखा। अच्छा, आप भी यहीं काम करते हैं क्या? विहान ने बस हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अच्छा है। वैसे यहां इंटरव्यू कहाँ होता है? विहान अभी जवाब देता, उससे पहले पीहू फिर बोल पड़ी। और हाँ, इतने महंगे कपड़े पहनकर तेज मत चला कीजिए।
अगर फिर किसी से टकरा गए ना तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। विहान ने नीचे देखा। उसके सफेद शर्ट पर पीहू के बैग से निकली नीली स्याही का छोटा सा दाग लग गया था। उसने भौहें चढ़ाई। पीहू ने मासूमियत से कहा, सॉरी, जानबूझकर नहीं किया। फिर उसने अपना बैग उसके हाथ से लिया और मुस्कुराकर बोली, चलती हूं, वरना इंटरव्यू में लेट हो जाऊंगी। वह तेजी से रिसेप्शन की ओर भाग गई। विहान वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसने अपनी शर्ट पर लगे स्याही के दाग को देखा। फिर हल्की सी सांस छोड़ी। अजीब लड़की है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 5 मिनट में उसी लड़की का इंटरव्यू उसे ही लेना है। आंची लगे टू कमेंट करना ना भूले। इश्क का जुनून, चैप्टर 39 इंतजार। पीहू रिसेप्शन पर पहुंची। जी, मेरा इंटरव्यू है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा। नाम? पीहू शर्मा। उसने कंप्यूटर में देखा। जी मैम, आपका इंटरव्यू 11 बजे है। आप वेटिंग लाउंज में बैठ जाइए। ठीक है। पीहू ने राहत की सांस ली। जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर सामने रखी कॉफी मशीन पर पड़ी। वह धीरे से वहां पहुंची। एक कर्मचारी कॉफी बना रहा था। पीहू ने पूछा, भैया, ये फ्री है या पैसे लगते हैं? कर्मचारी हंस पड़ा। फ्री है मैम। पीहू की आंखें चमक उठीं। सच? उसने तुरंत एक कप भर लिया। एक घूंट पीते ही बोली, वाह, अगर रोज ऐसी कॉफी मिले तो मैं ओवरटाइम भी कर लूं। पास बैठे 2 कर्मचारी हंस पड़े। वह वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। वहीं 4-5 लोग पहले से इंटरव्यू के लिए बैठे थे। सबके हाथ में फाइलें थीं। सब तनाव में थे। लेकिन पीहू आराम से अपनी डायरी निकालकर कुछ लिखने लगी। सामने वही लड़का जिससे वह टकराई थी, मोबाइल पर किसी से बात करते हुए पास की कुर्सी पर बैठ गया। पीहू ने उसे देखा और मन ही मन बोली, लगता है बेचारा भी इंटरव्यू देने आया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इंटरव्यू देने नहीं बल्कि लेने आया है। कुछ देर बाद पीहू उसके पास खिसककर बैठ गई। सुनिए। विहान ने उसकी तरफ देखा। जी, आपका भी इंटरव्यू है क्या? विहान ने बिना भाव बदले कहा। पीहू तुरंत बोल पड़ी, डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी नौकरी न मिली तो दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगी। विहान बस उसे देखता रहा। पीहू ने फिर शुरू कर दिया, मैं तो सोच रही हूं, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो पहली सैलरी से एक बड़ा सा प्रेशर कुकर खरीदूंगी। विहान की भौं हल्की सी उठी। क्यों? क्योंकि पुराना वाला सीटी मारते मारते खुद ही डर जाता है। विहान के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा फिर गंभीर कर लिया। पीहू ने मन ही मन सोचा, ये भी बड़ा अजीब है। हंसना आता ही नहीं क्या? तभी रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, मिस पीहू शर्मा। पीहू तुरंत खड़ी हो गई। जी, मैं। कृपया 5 मिनट इंतजार कीजिए, सर अभी मीटिंग से निकल रहे हैं। ठीक है। पीहू फिर बैठ गई। उसने उस अजनबी लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, तुम्हारा भी हो जाएगा। विहान ने सिर्फ सिर हिलाया। मन ही मन उसने सोचा,
इतनी बातें करने वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और पीहू अब भी यही समझ रही थी कि वह उसके जैसा ही एक साधारण उम्मीदवार है। चैप्टर 40 सर कहाँ हैं? 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, फिर 15 मिनट। पीहू अब बोर होने लगी। उसने घड़ी देखी। इतना इंतजार, कहीं इंटरव्यू लेने वाले सर भाग तो नहीं गए। सामने बैठा वही लड़का विहान चुपचाप अपना टैबलेट देख रहा था। पीहू धीरे धीरे उसकी कुर्सी के पास पहुंची। सुनिए, विहान ने नजर उठाई। जी, आपको पता है इंटरव्यू लेने वाले सर कैसे हैं? बहुत डांटते हैं क्या? विहान ने बिना कोई भाव बदले कहा। थोड़े सख्त हैं। पीहू ने तुरंत मुंह बना लिया। हे भगवान, आज तो गई नौकरी। विहान ने पहली बार पूछा। इतना डर क्यों? पीहू ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा। डरूं नहीं तो क्या करूं? सुना है इस कंपनी के मालिक तो पूरे माफिया जैसे हैं। विहान ने भौं उठाई। किसने कहा? अरे, इरा ने नहीं बताया, लेकिन उन्हें देखकर मुझे खुद समझ आ गया। ऐसा लगता है अगर कोई छींक भी दे तो वो भी परमिशन लेकर। विहान ने खांसी दबा ली। पीहू ने उसे गौर से देखा। आप हंस रहे हो? न, नहीं, हंस लो। मैं खुद अपनी बातों पर हंस लेती हूं। तभी एक ऑफिस बॉय ट्रे में चाय लेकर आया। सर, वह सीधे विहान की तरफ बढ़ा। विहान ने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। पीहू तुरंत बोल पड़ी। अरे भैया, अगर इन्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ऑफिस बॉय असमंजस में खड़ा रह गया। विहान ने शांत स्वर में कहा, दे दीजिए। पीहू ने मुस्कुराकर कप पकड़ लिया। धन्यवाद। एक घूंट लेते ही बोली। वाह, फ्री की चाय का स्वाद ही अलग होता है। विहान ने उसकी तरफ देखा। तुम हर चीज का हिसाब रखती हो? बिल्कुल। आज 5 रुपए बच गए तो कल 10 बचेंगे। इसी तरह जिंदगी चलती है। उसकी आवाज में पहली बार मजाक नहीं, सच्चाई थी। विहान कुछ पल उसे देखता रहा। उसी समय एक कर्मचारी तेजी से वहां आया। सर, बोर्डरूम तैयार है। पीहू ने सोचा, लगता है ये किसी बड़े साहब के असिस्टेंट होंगे। विहान खड़ा हुआ। उसने पीहू की तरफ देखा। तुम्हारा नंबर जल्दी आने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पीहू मुस्कुराकर बोली। आपका भी इंटरव्यू अच्छा जाए। विहान बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पीछे खड़ा कर्मचारी उसे देखकर बोला, सर इस तरफ। पीहू ने वह शब्द सुना, लेकिन उसने सोचा, ऑफिस में तो सब एक दूसरे को सर बोलते ही हैं। इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अब भी यही लगता रहा कि वह लड़का भी उसी की तरह नौकरी के लिए आया कोई कर्मचारी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली बार जब वह दरवाजा खुलेगा तो उसके सामने वही चेहरा होगा। चैप्टर 41 वेटिंग रूम की दोस्ती। वेटिंग एरिया। पीहू ने तीसरी बार घड़ी देखी। हे भगवान, इतने टाइम में तो मैं 2 प्लेट पोहा खाकर वापस भी आ जाती। पास बैठी एक लड़की हंस पड़ी। विहान ने अखबार जैसा दिखने वाला बिजनेस मैगजीन उठाया और पढ़ने लगा। पीहू धीरे धीरे उसकी कुर्सी के पास खिसक आई। सुनिए, विहान ने बिना ऊपर देखे कहा। आप पहली बार इंटरव्यू देने आए हो?
विहान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। वह जानबूझकर कुछ स्पष्ट नहीं बोला। मैं भी, पीहू ने फुसफुसाकर कहा। देखो, अगर मेरा पहले नंबर आ गया ना, तो मैं बाहर आकर तुम्हें बता दूंगी क्या क्या पूछते हैं। विहान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। क्यों? अरे, टीम वर्क कहते हैं इसे। तुम्हारा भी भला, मेरा भी भला। विहान ने कुछ नहीं कहा। इतने में ऑफिस बॉय बिस्कुट की प्लेट लेकर आया। पीहू ने पूछा, भैया, ये भी फ्री हैं? ऑफिस बॉय मुस्कुराया। जी मैडम। पीहू ने तुरंत 4 बिस्कुट उठा लिए। 2 अपने पर्स में रख लिए। 2 खाने लगी। विहान उसे देखता रह गया। उसने पूछा, पर्स में क्यों रखे? पीहू बिल्कुल मासूमियत से बोली, शाम की चाय के लिए। बर्बादी अच्छी बात नहीं होती। विहान ने पहली बार मन ही मन सोचा, ये लड़की सच में अलग है। पीहू ने एक बिस्कुट उसकी तरफ बढ़ाया। लो, तुम भी खा लो। विहान ने मना कर दिया। नहीं, अरे ले लो ना, फ्री का है। नुकसान किसका है? विहान ने गंभीर चेहरे से पूछा। कंपनी का। पीहू ने तुरंत जवाब दिया। इतनी बड़ी कंपनी है, 2 बिस्कुट से दिवालिया नहीं हो जाएगी। पास बैठा एक उम्मीदवार हंसी रोक नहीं पाया। तभी एक सफाई कर्मचारी फर्श साफ कर रहा था। पीहू ने अपना पैर उठाकर कहा, भैया आराम से, मैं अभी नई चप्पल पहनकर आई हूं। सफाई कर्मचारी मुस्कुरा दिया। जी मैडम। विहान ने धीरे से सिर झुका लिया। वह अपनी हंसी छिपा रहा था। पीहू ने तुरंत पकड़ लिया। अरे, तुम हंस रहे हो? विहान ने सीधा चेहरा बनाकर कहा। नहीं, झूठे, अभी तुम्हारे गाल हिले थे। पहली बार। विहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान सचमुच आ गई। उसी समय एक कर्मचारी तेजी से आया। 100। वह विहान को देखकर रुक गया। विहान ने बिना किसी को दिखाई दिए हल्का सा इशारा किया। कर्मचारी तुरंत अपनी बात बदल गया। सर, मतलब, सर कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है। पीहू ने तुरंत कहा। देखा, मैंने कहा था ना, ऑफिस में सब एक दूसरे को सर बोलते हैं। कर्मचारी ने अजीब सी नजर से पीहू को देखा और चुपचाप चला गया। विहान ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, अगर इसे अभी सच पता चल गया, तो शायद ये बोलना ही बंद कर दे।